विद्यार्थियों, आज हम तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी भी देश के लिए तकनीक का जो है चुनाव करने की क्या आवश्यकता है और उस देश के लिए तकनीक का क्या महत्व है। क्योंकि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में तकनीक के चयन का प्रश्न अत्यंत गंभीरता से हल किया जाना चाहिए, क्योंकि विकास की जो गति है, विनियोगिक ढांचा है, लागत संरचना है और मूल्य यंत्र जैसे अनेक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो तकनीक के स्वरूप पर ही निर्भर करते हैं। तकनीक का चुनाव एक अत्यंत नाजुक प्रश्न है। प्रत्येक प्रकार की नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक ही तकनीक का अपनाया जाना न तो संभव होता है और न ही औचित्यपूर्ण, क्योंकि आर्थिक विकास की दृष्टि से जो विभिन्न प्रविधियां हैं उनके स्वरूप व आधार अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से अल्प विकसित जो राष्ट्र हैं उनकी मुख्य समस्या जो है वो अपने आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दर को अधिकतम करने हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होता है। ऐसी हालत में उत्पादन की तकनीक के एक ऐसे स्वरूप का चयन किया जाना चाहिए जो देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों के अनुपात को दृष्टि में रखते हुए अधिकतम प्रतिफल संभव करा सके। एक प्रभावशाली तकनीक वह मानी जाएगी जो कम लागत पर अधिक उपज प्रदान करे अथवा राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकतम कर सके। जो तकनीक है मुख्य रूप से जो आप लोगों के कोर्स में है वो दो ही तकनीक है, श्रम प्रदान तकनीक और पूंजी गहन तकनीक। ये दो तरह की तकनीक है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं श्रम गहन तकनीक। जो श्रम गहन तकनीक है उसके बारे में प्रोफेसर मिंट का जो कहना है कि उत्पादन की श्रम गहन विधियां वह है जिन्हें पूंजी की एक प्रदत्त इकाई के साथ श्रम की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। उत्पादन की इस विधि के साथ पूंजी की उसी मात्रा के साथ श्रम की बड़ी मात्रा से उत्पादन बढ़ाना संभव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पूंजी यानी मशीन, एक मशीन लगाएं और उस पर श्रम की मात्राएं ज़्यादा लगाएं और उससे उत्पादन करें तो वो स्थिति श्रम गहन तकनीक कही जाएगी। ये जो तकनीक है ये पूंजी निर्माण और निपुणता के दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे ये लघु सिंचाई, बेहतर बीज, खाद, औजार एवं छोटी अवधि की फसलों के आरंभण द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाती है। यानी जो श्रम गहन तकनीक है वो मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसमें हम तुलनात्मक रूप से श्रम की अधिक मात्रा और पूंजी की कम मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसके हम एक जो है रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये तकनीक क्या है। ये जो रेखा चित्र है आपके सामने, इस रेखा चित्र को देखिए। इसमें जो है ओ आई या जो Q और Q1 है ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को बताते हैं। Q जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का प्रारंभिक स्तर है, जो श्रम की OL मात्रा और पूंजी की OC मात्रा के प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। यानी यहाँ हम श्रम की OL मात्रा लगाते हैं और पूंजी की OC मात्रा लगाते हैं, जिससे Q उत्पादन का स्तर जो है उत्पन्न होता है या काम में लिया जा रहा है। अब अगर हम नई तकनीक द्वारा पूंजी की मात्रा में परिवर्तन नहीं करें, पूंजी को OC ही रखें तथा श्रम की अधिक मात्रा OL1 का प्रयोग करें तो उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं और उत्पादन का स्तर Q से बढ़ करके Q1 पर आ सकता है। ये जो बताए गए हैं ये समोत्पत्ति वक्र हैं, Q और Q1, जो उत्पादन के स्तर को बताते हैं। जिसे हम Q से लेकर के और Q1 वक्र पर चले जाते हैं, जो अधिक उत्पादन की मात्रा यानी पूंजी की OC और श्रम की OL मात्रा द्वारा जो उत्पादन का स्तर है वो Q1 द्वारा दिखाया गया है। क्योंकि इसमें हम जो है पूंजी की उतनी ही मात्रा यानी OC के साथ श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसे श्रम गहन तकनीक या श्रम प्रदान तकनीक कहकर पुकारते हैं। इस तकनीक के जो समर्थक हैं उनमें प्रोफेसर रेड्डावे, प्रोफेसर मिंट जिनकी हमने परिभाषा देखी है वो तो हैं ही, इनके साथ साथ प्रोफेसर नरकसे, प्रोफेसर लुइस, ब्रोजन, किंडलबर्जर, कुजनेट्स, मायर एवं बोल्डविन आदि जो विकासवादी अर्थशास्त्री है, इन्होंने जो विकासशील राष्ट्रों के लिए श्रम प्रदान तकनीक का समर्थन किया है। इन लोगों का ऐसा मानना है
कि अल्प विकसित देशों में श्रम का आधिक्य एवं पूंजी का अभाव होता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में श्रम तो उपलब्ध होता है लेकिन पूंजी का अभाव पाया जाता है। इसलिए इन देशों में विकसित देशों की भांति पूंजी प्रधान तकनीक का अपनाया जाना न तो उचित है और न ही संभव हो पाता है। जो अति जनसंख्या वाले देश हैं या जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को चाहिए कि वे अधिक श्रम शक्ति वाली तकनीक को ही प्राथमिकता दें, ताकि आर्थिक विकास के साथ साथ उनकी बेरोजगारी की जो समस्या है उसका भी हल हो सके। प्रोफेसर हेनरी ओब्रे का मानना था कि जो श्रम गहन तकनीक है ये एक अधिक सुदृढ़ पद्धति मानी जाएगी उस देश में जहाँ प्रविधि का विकास धीरे धीरे हो रहा हो, बजाय इसके कि पूंजी की सीमित पूर्ति के बहुत बड़े भाग को किन्हीं गिने चुने विशाल साहसिक कार्यों में झोंक दिया जाए। यानी हमारे पास पूंजी की मात्रा सीमित है, उस सीमित पूंजी की मात्रा को अगर हम झोंक देंगे विकास के क्षेत्र में तो ऐसी स्थिति में हमारा विकास संभव नहीं हो पाएगा और देश में बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी। तो अगर हमें बेरोजगारी, अल्प विकसित राष्ट्रों को बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करना है और साथ में आर्थिक विकास भी करना है, तो इसलिए उन्हें जो है श्रम गहन तकनीक का सहारा लेना चाहिए। अब इस तकनीक के जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं या इस तकनीक के क्या क्या लाभ हैं उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। जो इसका सबसे पहला तर्क है वो है रोजगार से संबंधित, कि अल्प विकसित देशों में जो मानव शक्ति है उसका आधिक्य होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी, यानी जो खेतों में बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगर वहाँ से हम कुछ श्रमिक हटा भी दें तो कृषि उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, यानी जो लोग कृषि में काम कर रहे हैं वो पहले से ही ज़्यादा है या छिपे हुए बेरोजगार हैं। ऐसी हालत में हमें श्रम प्रदान तकनीक का जो है अपनाया जाना आवश्यक हो जाता है, ताकि प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली श्रम शक्ति का सदुपयोग करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके। दूसरा फिर इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि हम पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं इस तकनीक को अपना करके। और अल्प विकसित देश हैं उनमें पूंजी का अभाव पाया जाता है और इन देशों में श्रम प्रदान तकनीक के अपनाने से यह लाभ होगा कि पूंजी की सीमित मात्रा का अधिक आवश्यक कार्यों में सदुपयोग किया जा सकेगा। पूंजी के जो अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से अल्प विकसित देशों को कम से कम उपभोक्ता उद्योगों में पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि इस प्रकार से जो पूंजी इन उपभोक्ता उद्योगों से जो बचाई जा सकेगी उस पूंजी का उपयोग पूंजीगत उद्योगों के प्रयोग में किया जा सकेगा। फिर जो है इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये उत्पादन की सबसे सस्ती तकनीक है, क्योंकि जो अल्प विकसित देश हैं वो निर्धन है और निर्धन देशों में पूंजी महंगी और श्रम सस्ता होता है। यहाँ तक कि श्रम की कीमत शून्य होने की स्थिति भी कई बार होती है। इसलिए इन देशों को चाहिए कि ये उच्च श्रम पूंजी अनुपात को प्राथमिकता दें, ताकि अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव कम से कम पड़ सके। फिर जो है इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि विदेशी विनिमय की बचत होती है। अगर हम श्रम प्रदान तकनीक अपनाते हैं तो इस तकनीक में प्रयुक्त होने वाले औजार और मशीनें जो होती है वो साधारण किस्म की होती है, जिन्हें देश में ही हम उत्पादित कर सकते हैं। जबकि अगर हम पूंजी प्रदान तकनीक का उपयोग करते हैं तो भारी मशीनों का हमें विदेशों से आयात करना पड़ेगा, जिससे हमारे विदेशी विनिमय कोषों पर भार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम श्रम प्रदान तकनीक का प्रयोग करें तो विदेशी विनिमय की बचत की जा सकती है और भुगतान संतुलन स्थिति को प्रतिकूल होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट फिर इसके पक्ष में तर्क है कि मुद्रा प्रसार पर ये रोक लगाता है। जो विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं में श्रम प्रदान तकनीक आवश्यक रूप से मौद्रिक प्रसार के दबावों को कम करती है। इसका कारण यह है कि श्रम प्रदान तकनीक अपनाने पर उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति शीघ्र तथा बड़ी मात्रा में होने लगती है, जिससे मुद्रा प्रसार की संभावना कम हो जाती है, यानी मुद्रास्फीति की संभावना कम हो जाती है। जब हम उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति बढ़ा देंगे तो उससे मुद्रा प्रसार कम हो जाएगा। फिर है उपभोग का उच्च स्तर। जो श्रम प्रदान तकनीक है उसका एक अनुकूल प्रभाव उपभोग के वर्तमान स्तर को ऊंचा उठाने का होता है, क्योंकि यह तकनीक मजदूरी के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति रखती है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी मजदूरी बढ़ेगी, जिससे उपभोग पर जो व्यय होता है वो बढ़ने लगता है और उपभोग का स्तर बढ़ता है। फिर आर्थिक समानता। ये जो तकनीक है ये अधिक रोजगार उत्पन्न करती है और अधिक रोजगार उत्पन्न करने के कारण अर्थव्यवस्था की सामाजिक व जो आर्थिक लागत है वो कम हो जाती है।
छोटे पैमाने पर उत्पादन करने से श्रमिकों के लिए समाज कल्याण व सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके अलावा जो यातायात है, सड़क है, भवन निर्माण है तथा जो हमारी आर्थिक संरचना है के अन्य साधनों के विकास पर ज़्यादा व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सामाजिक ऊपरी पूंजी, जिसे हमने पहले पढ़ा था, एसओसी कहा गया था रोजेंस्टाइन रोडान द्वारा, उस पर होने वाला व्यय काफ़ी हद तक बच जाएगा। फिर है कि ये जो है मितव्ययता होती है इस श्रम प्रदान तकनीक में, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की सामाजिक और आर्थिक लागत जो है वो कम हो जाती है, एसओसी कम हो जाती है। छोटे पैमाने पर उत्पादन करने से श्रमिकों के लिए जो है सामाजिक कल्याण सुरक्षा पर कम खर्च करना पड़ता है तथा साथ ही यातायात के साधनों और आधारभूत संरचना पर भी कम खर्च करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये प्रणाली मितव्ययी हो जाती है। फिर एक आर्थिक समानता। आर्थिक जो समानता है उसके अंतर्गत जो ये तकनीक है ये रोजगार उत्पन्न करती है और उसके द्वारा राष्ट्रीय आय को अधिक हाथों में वितरित करती है, यानी अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे आय का वितरण समान होता है और आर्थिक विषमताएं कम होती है। फिर एक विकेंद्रित समाज की जो है स्थापना करता है ये, क्योंकि जो श्रम प्रदान तकनीक का संबंध है वो अधिकतर छोटे उद्योगों से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आर्थिक दृष्टि से विकेंद्रित समाज की स्थापना होने लगती है। विकेंद्रीकरण के अंदर समाज में सभी वर्गों को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं और शोषण व उत्पीड़न की कोई संभावना नहीं रहती है। इसके विपरीत अगर हम पूंजी प्रदान तकनीक को देखें तो वो बड़े उद्योगों से संबंधित होने के कारण एकाधिकारी प्रवृत्तियों को जन्म देती है, जिससे देश में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, जो कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर है कि ये औद्योगिकरण के दोषों से हमें छुटकारा दिलाती है। तो जो श्रम प्रदान तकनीक है वह कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर आधारित होती है, जिससे औद्योगिकरण के दोषों को अर्थव्यवस्था से दूर किया जा सकता है। इस तकनीक में चूंकि उत्पादन कार्य अधिकांशतया हल्के औजारों तथा सरल विधियों द्वारा किया जाता है, जिससे फैक्ट्री प्रणाली के जो संभावित दोष हैं वो भी उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि श्रम प्रदान तकनीक का क्या अर्थ है, श्रम प्रदान तकनीक के कौन कौन से अर्थशास्त्री समर्थक रहे हैं, अल्प विकसित देशों के लिए श्रम प्रदान तकनीक किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, अथवा इनके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। इनके जो पक्ष में तर्क दिए गए हैं वही अल्प विकसित देशों के श्रम प्रदान तकनीक के लाभ या फायदे हो सकते हैं।